इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। तुम्हारे सामने एक टेक्निक में प्रेजेंट करता हूं जो FW टेलर ने दिए थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये टेक्निक्स किसने दिए थे? साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर, फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। सबसे पहले उन्होंने वर्क स्टडी बोला। वर्क स्टडी 4 चीजों का मिश्रण है: टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एज्यूम करता हूं कि तुम्हारा एक जो बुक है, एक छोटा सा बुक शेल्फ है तुम्हारा, जहां पे तुम बुक्स रखते हो। ठीक है, तुम 10 बजे स्टडी चालू करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? उठोगे, बुक शेल्फ की तरफ जाओगे, बुक शेल्फ को खोलोगे, बुक निकालोगे, बुक शेल्फ बंद करोगे, वापिस आओगे, बैठोगे, बुक को खोलोगे। ठीक है ना? तो इसमें पहला कि तुम जहां बैठे थे वहां पे खड़े हुए, स्टेप 1, चल के गए स्टेप 2, स्टेप 3 बुक शेल्फ के उधर गए, कांच खोला, स्टेप 3 या स्टेप 4 पकड़ लो, फिर स्टेप 5 बुक निकाला। ठीक है, स्टेप 6, स्टेप 7 शेल्फ को, कांच को बंद किया, फिर वापिस आए चल के, स्टेप नंबर 8। ठीक है, और तुम बैठ गए, स्टेप नंबर 9। नाउ टेल मी, तुम्हारे बॉडी के कितने मोशंस हुए हैं? तुम्हारे बॉडी के मोशंस कितने हुए? 9 से 10 स्टेप का मैंने बताया ना। कितने स्टेप हुए तुम्हारे? 9। तुम्हारे कितने स्टेप? आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। तो तुम्हारे कितने स्टेप हुए, उसको मोशन स्टडी बोलते हैं। ठीक है, सो तुमने जो टास्क किया वो कई प्रकार से हो सकता था तुम ड्राइंग रूम में गए, वापिस आए, वापिस गए। तो पहले तो तुमने मोशन स्टडी किया और हर एक मोशन का टाइम, तुम खड़े हुए, वॉक करके गए 5 सेकंड लगा, शेल्फ में कांच से खोला 5 सेकंड। सो जो भी बॉडी के मोशंस है, हर मोशन का जितना टाइम लगा उसको हम टाइम स्टडी बोलेंगे। और मेथड स्टडी क्या होता है, मैंने ऑलरेडी तुमको बोल दिया था। सीबीएस से कॉलेज रोड आने के लिए, एक सेकंड रुकना। सीबीएस से कॉलेज रोड आने के लिए तुम वाया अशोक स्तंभ से भी आ सकते हो, वाया त्र्यंबक नाका से भी आ सकते हो, और पीछे से घूम के कितने सारे जगह से आ सकते हो। बट सबसे बेस्ट क्या है? सीबीएस से कॉलेज रोड सीधा आना, कम से कम टाइम, कम से कम कॉस्ट। सो मेथड स्टडी क्या बोलता है? हर एक टास्क का एक बेस्ट तरीका होता है करने का। सो मेथड स्टडी ऑल्टरनेटिव्स तैयार करता है और फिर बताता है सबसे बेस्ट मेथड क्या है। तुम देखो, बैंक में एक समय तुम कैश पासबुक लेके जाते थे, उस आदमी को, आज भी है एसबीआई में, सिडको साइड जाओगे ना तो पासबुक प्रिंटिंग के लिए अलग से आदमी को रखा हुआ है, वहां पे तो लाइन लगती है। तुम पासबुक दोगे, वो मशीन में डालेगा, प्रिंट करेगा, पहले कुछ टाइप करेगा अकाउंट नंबर, फिर प्रिंट करेगा, वापिस तुमको देगा। सो फिर नेक्स्ट आएगा। नाउ ये सब कैंसिल हो गया, आजकल मशीन आ गए, तुम जाओ, ऑटोमेटिक मशीन है, मशीन में पासबुक डालो। सो मेथड स्टडी क्या बोलता है? बेस्ट तरीका क्या है? कोई एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है। उसी हिसाब से कैश डिपॉजिट मशीन आ गए, सीडीएम, कैशियर का रोल कम होते जा रहा है, क्योंकि कैश, और तुम कैश डिपॉजिट मनी दिन में 2 लाख रुपए तक कर सकते हो, कितना बढ़िया तरीका आ गया। और नॉर्मल आदमी उतना ही जमा करेंगे, 10, 20, 30 हजार,
धंधे वाले लोग ज्यादा जमा करेंगे, लेकिन 2 लाख का लिमिट बराबर है ना। नासिक में तो 95% लोग का तो इसमें काम हो जाता है, 98% लोग का। सिर्फ जो धंधे वाले हैं उनको, कुछ लोग को, एकदम थोड़े गिने चुने लोग को थोड़ा कठिनाई होता होगा। सो मेथड स्टडी बोलता है कि सबसे बेस्ट मेथड जिसमें कम से कम टाइम लगता है वो देखो। और लास्ट में फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या होता है? तुम उठे, गए, शेल्फ खोला, वापस आके बैठे, स्टडी चालू किया, 1 घंटा स्टडी किया, फटीग आता है थोड़ा सा। तुम देखो कि लगातार 16 घंटे काम करने के बजाय, एक समय जैसे हम भी उतना स्टडी तो करते थे, 16 घंटे तो भी महीने में बच्चे नहीं करते जितना हम एक दिन में करते थे, या तुम्हारे पेरेंट्स जितना मेहनत करते थे। तो आइडियल तरीका क्या है? 2 घंटे काम करने के बाद एक 10-15 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, फिर वापस 2 घंटा। कुछ लोग जो गेमिंग करते हैं, पबजी या जो आजकल जो भी गेम्स है, क्यों उनके आंख लाल हो जाते हैं या आंखों से पानी आता है या सर दुखता है? बिकॉज ये लोग ना नॉन स्टॉप 4-5 घंटा गेम खेलते हैं, इतने एडिक्ट हो जाते हैं। तुमने सुना भी होगा, शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा एक आध जन ने। तो फटीग आता ही आंखों का। तो बेस्ट तरीका है 2 घंटा, 2 घंटे के बाद एक 15-20 मिनट का ब्रेक लिया जाए, पानी आंख में मारा जाए। तो फटीग स्टडी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैंने एक फ्लाइट चैनल करके है यूट्यूब में, बहुत बढ़िया चैनल है। वो चैनल में जो एरोप्लेन के एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसके बारे में आता है। मस्त 15-20 मिनट का वीडियो डालते हैं, सिर्फ 40-50 वीडियोस है। उसमें एक वीडियो जो बहुत फेमस हुआ था इंडिया में, मैंगलोर में आई थिंक, एक क्रैश हुआ था प्लेन। वो दुबई DXB से निकला था। और एक सेकंड, आवाज आ रहा है। तो तुमको पता है एरोप्लेन में लेफ्ट हैंड साइड में, एरोप्लेन में 2 पायलट्स रहते हैं, पता है तुमको? एरोप्लेन में कितने पायलट्स रहते हैं? 2 रहते हैं, पता है सबको या नहीं पता? Yes, sir. पता है सर। और एक होता है कैप्टन, एक होता है फर्स्ट ऑफिसर, बराबर है? एक होता है कैप्टन और एक को बोलते हैं फर्स्ट ऑफिसर। उनके बैठने की भी जगह तय है। किसी को पता है? एरोप्लेन में हमेशा तुमको पूछना भी नहीं पड़ेगा कौन कैप्टन है। किसी को कोई आइडिया है? पता है किसको? हमेशा एरोप्लेन का जो कॉकपिट रहता है, जहां पे जो पायलट प्लेन को चलाते हैं, उस कॉकपिट में एक तो 2 सीट्स होता है और उनके पीछे भी जंपर सीट्स रहता है, लेकिन मेन तो 2 सीट्स रहता है। हमेशा प्लेन के कॉकपिट में लेफ्ट हैंड साइड में कैप्टन बैठता है और हमेशा राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफिसर बैठता है। आया समझ में? हमेशा कैप्टन लेफ्ट हैंड साइड में बैठेगा, फर्स्ट ऑफिसर जो दूसरा कम एक्सपीरियंस पायलट है वो राइट हैंड साइड में बैठेगा, और पीछे एक भी सीट्स रहते हैं, कोई बैठना चाहे तो, सेकंड ऑफिसर या फ्लाइट इंजीनियर। तो वो जो प्लेन क्रैश हुआ था मैंगलोर का, उसमें एक तो होता है टेक्निकल प्रॉब्लम, प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक होता है पायलट एरर। नॉर्मली क्या होता है, जब प्लेन टेक ऑफ करता है ना, ठीक है, तो नॉर्मली फर्स्ट ऑफिसर मॉनिटर करता है, कैप्टन उड़ाता है फर्स्ट ऑफिसर स्टार्टिंग में, और कुछ प्रॉब्लम आए तो कैप्टन टेक ओवर करता है। वरना ज्यादातर जैसे बोलते ना, टीचर ऑर्डर देती है, स्टूडेंट्स को काम करना रहता है। तो वो फ्लाइट में क्या हुआ था, दुबई से जो मैंगलोर का फ्लाइट था, उसमें कैप्टन 1.5 घंटा सोया ही था, फटीग या थका हुआ था। और वहां पे क्या हुआ था कि कुछ तो प्रॉब्लम आया था एरोप्लेन में, टेक्निकल प्रॉब्लम आया था। अभी जो फर्स्ट ऑफिसर हैंडल कर रहा था, लास्ट मोमेंट में जब कैप्टन उठा, जब एकदम लैंडिंग से 2-5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, अब तुम जब नींद से उठते हो तो तुम्हारा, बोलते ना, एक ग्रॉगीनेस या थोड़ा नींद धुंधली में रहते तुम, तो कैप्टन उसमें था, तो एक गलत फैसला ले लिया, और वो प्लेन एयरपोर्ट का जो पट्टी है, जो स्ट्रिप रहता है, वो क्रॉस होके नीचे आगे पहाड़ टाइप थोड़ा बोलते ना वैली था, वहां जाकर नीचे गिरा। शायद कोई नहीं बच पाया, सब मर गए, कैप्टन भी नहीं बचा। सो फटीग स्टडी, तुमको पता है कैप्टन को, जो भी पायलट्स रहते हैं, इनको वीक में एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स ही उड़ा सकते हैं, उससे ज्यादा इनको परमिशन नहीं रहता है।
इनका रेस्टिंग का भी एक टाइम रहता है, उससे ज्यादा ये लोग रेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इनको एक टाइम फ्रेम रहता है, तो फटीग स्टडी बहुत जरूरी है। कई बार जो ट्रक ड्राइवर्स है उनके एक्सीडेंट मैकेनिकल एरर से नहीं, ड्राइवर एरर से होता है, क्योंकि रात को चलाते हैं, नींद में रहते हैं, और एक कंसेप्ट है जिसको माइक्रो स्लीप बोलते हैं, कि कुछ सेकंड्स का अपने आप तुम आंख खुला है लेकिन तुम्हारा ब्रेन सो गया है वो 2-4 सेकंड के लिए। कई बार एक्सीडेंट्स उस टाइम में होते हैं। तो फटीग स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी ट्रक ड्राइवर है कितना चलाएगा दिन में, 8, 10, 12, 16 घंटे। अब तुम बोलते हैं कि कम चलाना चाहिए, पर इनको टारगेट दिए रहते हैं कि भाई तू 3 दिन में पहुंचा दे ट्रक वहां पे, तो तेरे को 2,000 रुपए का बोनस। तो ट्रक वाले तो बोनस के लिए तो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, और खाना भी इनका ढाबे में होता है। और ये लोग जब इनको नींद आती है ना, तो लोग क्या करते हैं, नींद ना आवे इसलिए मुंह चलना चाहिए लगातार, तो ये लोग क्या करते हैं, गुटखा या तंबाकू खाते हैं। तो क्या रहता है, मुंह चबाना चालू रहता है ना, बबलगम नहीं खाते लोग, गुटखा तंबाकू खाते हैं, तो इनका मुंह लगातार चलता रहता है, तो नींद नहीं आती इनको। तो फिर ऐसे बॉडी में फिर सिगरेट और ये सब में, दारू में ये लोग अपना जिंदगी कुछ लोग का फिर खराब हो जाता है। इसलिए ट्रक ड्राइवर का आयुष्य नॉर्मल जो अपना लाइफ स्पैन है 70 है, तो ट्रक ड्राइवर 60 के ऊपर झेल नहीं पाते, प्लस उनका बैक पीठ तो बर्बादी हो जाता है। खैर वो अलग इश्यू है। तो बोलने का तात्पर्य फटीग स्टडी भी जरूरी है, ताकि पता चले कि कहाँ वर्कर को आराम की जरूरत है। बाय द वे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्लियर बोलता है, जो फॉलो नहीं होता, कि यदि वर्कर को कोई काम नहीं है, ठीक है, तो वर्कर को कुर्सी दिया जाए बैठने का। मेरे 2 स्टूडेंट एक टेम्पररी जॉब किए थे एक जगह पे, उनका नाइट शिफ्ट था, वर्कर के तौर पर काम किए थे। तो अभी मशीन में रॉ मटेरियल डाल दिया, तो 10 मिनट वो प्रोसेस होगा, तो फैक्ट्रीज एक्ट क्या बोलता है, तब तक उनको चेयर दो बैठने के लिए, वो लोग चेयर भी नहीं देते थे। साफ उल्लंघन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का। इसकी वजह से क्या होता था, नाइट शिफ्ट में लोग स्ट्रेस हो जाते थे, ठीक है। तो फैटिग बहुत जरूरी है, नहीं तो कितने बार फैक्ट्रीज में भी एक्सीडेंट थकान की वजह से हुआ, ठीक है। ओके, सो आई होप तुमको समझ में आया टाइम मेथड, मोशन और फटीग स्टडी। यस और नो कंफर्म करो। Yes, sir. नाउ आगे बढ़ते हैं। दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ ये मुझे बहुत पसंद है कंसेप्ट, चलो कोई बात नहीं। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, जैसे 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, सब कार्स में एयरबैग्स जो भी बनेंगे 1 अप्रैल 2021 के बाद, मतलब ये आ गया, 1 अप्रैल क्रॉस हो गया, सब कार्स में एयरबैग्स कंपलसरी होगा, स्टैंडर्डाइज फीचर। तुम सोचो कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें लोग मरे हैं क्योंकि एयरबैग्स नहीं खुला। अभी टाइगर वुड्स का नाम सुना है गोल्फ में, टाइगर वुड्स का नाम सुना है गोल्फ में किसी ने? यस सर। टाइगर वुड्स का बहुत जोरदार एक्सीडेंट हुआ कुछ दिन पहले, 135 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो जा रहा था, जो नतीजा आया कि ब्रेक के बजाय उसने एक्सीलेटर में पैर दे दिया था, उसके पैर की 2-3 हड्डी टूट गई, और 6 महीना तो शायद लगेगा पूरा रिपेयर होने। लेकिन वो क्यों बचा? सिर्फ एयरबैग्स की वजह से। एयरबैग्स और सीट बेल्ट जो है वो इंडिया में बचना बहुत मुश्किल था, यदि एयरबैग्स नहीं रहा तो बचा नहीं होता वो। 135 किलोमीटर क्या होता है, इतने जोर के स्पीड में एक्सीडेंट किया। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। तुम इंडिया में टोयोटा के कोई भी शोरूम में चले जाओ, सब के सब शोरूम स्टैंडर्डाइज्ड है। मतलब टोयोटा वाले क्या करते हैं, जो शोरूम का जो डिजाइन है वो हर जगह पे सेम होना चाहिए, उसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। और एप्पल ने भी आजकल जो स्टोर्स उनके नए खुलने वाले हैं, उसके जो सीढ़ी है वो कांच के रहते हैं, वो उन्होंने पेटेंट कराया हुआ है, तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। इंडिया में भी जैसे बड़े बड़े एप्पल के शोरूम्स खुलेंगे तो वो पेटेंटेड सब कुछ सेम रहेगा। स्टैंडर्डाइजेशन किसको बोलते हैं कि कंपनी जब बना रही है तो मशीन को भी स्टैंडर्डाइज कर दो, टूल्स को स्टैंडर्डाइज कर दो। और तुम देखो
तुम एक्टिवा गाड़ी के अंदर टूल किट रहता है ना, एक छोटा सा स्पैनर और ये सब रहता है, देखा है किसी ने? एक्टिवा गाड़ी या कोई भी बाइक के अंदर टूल किट रहता है, छोटा सा स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, ऐसे 5-6 रहते हैं टूल्स, देखा है तुमने? किसने देखा है टूल किट? वो छोटे से पाउच के अंदर रहता है यस सर। ना। तुम देखो 4-5-6 में पूरा गाड़ी खुल जाएगा। कारण क्या है? गाड़ी में स्क्रू नट सब सैनिटाइज कर दिया है। अभी स्क्रू तो 100 प्रकार के आएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 5-10 प्रकार के स्क्रू और नट्स और बोल्ट्स को सैनिटाइज किया, यही हर जगह पे यूज करेंगे। तो क्या होगा, तुमको बार बार स्पैनर चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। वक्त के साथ साथ ना स्टैंडर्डाइज हो गया है। इनफैक्ट हमारा टाइम भी स्टैंडर्डाइज रहता है। हमारा 2 वर्ड का एक सेकेंड्स का मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट हमारा भी हमने स्टैंडर्ड कर दिया है। हमको पता रहता है 1 वर्ड रहेगा तो कितना टाइम लगना चाहिए। हमारा सब पूरा अभी पीपीटी स्टैंडर्डाइज में आता है। मोड जो सीक्वेंस आता है ना, उसके टाइम फ्रेम, सीक्वेंसिंग सब स्टैंडर्डाइज हमने भी कर दिया है। सो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? तुम मशीन हर बार एक ऐसा मशीन लाओ जो बेस्ट है और हर बार वही मशीन यूज करो, ठीक है? उसके बाद मशीन के जो पुर्जे हैं वो भी नट स्क्रू बोल्ट सेम रखो, जहां तक हो सके सेम रखो, ताकि कठिनाई ना हो। तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन रहेगा ना, 50 स्पैनर या स्क्रू ड्राइवर यूज करने के बजाय 2 से 3 में पूरा गाड़ी खुल जाएगा, वैसा टाइप का है ना। तो इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। क्या पॉइंट नंबर 2 समझ में आया सबको? यस और नो? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। मैं इसका तुमको ड्राइंग दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट। अभी ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, उसके लिए मैं तुमको एक फोटो दिखाऊंगा। क्या तुमको ये दिख रहा है? ये दिख रहा है तुमको? Yes, यस sir. सर। नाउ ये जो टेलर का कंसेप्ट है, ये इससे इतना जबरदस्त स्पेशलाइजेशन आता है। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे तुमको समझ में आएगा फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है। सोचो तुम्हारे घर पे माताजी खाना बनाती है, उसके बजाय तुम कुक को रखते हो, ठीक है? तो FW टेलर ने क्या बोला, आटा बूंदेगा कोई और, ठीक है, रोटी बनाएगा कोई और, सब्जी बनाएगा कोई और, सैलड बनाएगा कोई और, दाल बनाएगा कोई और, चावल बनाएगा कोई और, ठीक है ना, सूप बनाएगा कोई और, पानी सर्व करेगा कोई और। जैसे हम लोग गुजराती लोग हैं, छाछ पीते रेगुलर, तो छाछ बनाएगा कोई और, जूस बनाएगा कोई और। मतलब बोलने का तात्पर्य है कि उसने क्या किया, FW टेलर ने, फैक्ट्री मैनेजर है, सुपरिटेंडेंट, तुम जब काम के लिए आते हो, ठीक है, तो तुम्हारा टाइम और कॉस्ट क्लर्क अलग होगा। फिर काम किस सीक्वेंस में जाएगा उसका चेक करने वाला रूट अलग अलग, इंस्ट्रक्शन देने वाला कार्ट अलग अलग, गैंग को सब देखने वाला अलग, स्पीड चेक करने वाला अलग। मतलब फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब एक काम को इतने छोटे छोटे भाग में उसने बांट दिया और हर एक भाग में अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया। और टेलर का स्ट्रिक्ट मानना था कि एक आदमी यदि झाड़ू मारेगा तो वो जिंदगी भर झाड़ू मारेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। तो तुम देखो, डिसिप्लिन वाला अलग से आदमी होगा, शॉप डिसिप्लिनेरियन, रिपेयर वाला अलग आदमी होगा, इंस्पेक्टर अलग से होगा। सो ये मानते हैं इससे जबरदस्त कंपनी में स्पेशलाइजेशन आता है, लेकिन कॉस्ट पड़ेगा किसको, वो वाली बात हो गई। तुम्हारे जो ओसी सब्जेक्ट में 8 चैप्टर्स है, तो 8 टीचर्स लगेंगे, कॉलेज तो लूट जाएगा सबको पेमेंट करते करते। और उसमें भी चेकिंग का अलग, पेपर सेटिंग का अलग, मार्कशीट अलग, लिखने और कंप्यूटर में फीड करने वाला अलग, पोस्ट करने वाला अलग, ऐसा। क्या फंक्शनल फोरमैनशिप समझ में आया तुमको? Yes, समझ sir. में आया? सो वर्कमैन को अलग अलग सुपरवाइजर्स बोलते हैं ना। सुपरवाइजेशन, वर्कर का जो सुपरवाइजिंग है, इतने सारे लोग करेंगे। मतलब जैसे ही वर्कर एंट्री करेगा कंपनी में, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क से बात होगा, फिर काम का रूट ये देखेगा, प्रॉब्लम मशीन में प्रॉब्लम आया तो रिपेयर बॉस। मतलब एक वर्कर को एक आदमी नहीं, 3, 4, 5, 6, 8 लोग, वर्कर 8 लोग को रिपोर्ट करेगा। और ये यूनिटी ऑफ कमांड के साथ खिलाफ है कि एक वर्कर 8 लोग को रिपोर्ट करेगा, इससे कठिनाई होगा।
वर्कर तो पिस जाएगा 8 लोग के बीच में। लेकिन इससे क्या होगा, काम का एक सटीकता आएगा। जैसे हर एक जन को काम दिया है तो काम पक्के से होगा क्योंकि वो आदमी उसमें स्पेशलाइज्ड होगा। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया, यस और नो? क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम वापस इसमें जाते हैं। ये फंक्शनल फोरमैनशिप था। नेक्स्ट कंसेप्ट जो उसने लाया उसको साइंटिफिक टास्क सेटिंग बोलते हैं। नाउ क्या होता है दिन में एक साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो आज के जनरेशन में 16 घंटे तो आईएएस आईपीएस ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन 2-4 घंटे का साइंटिफिक या टास्क जो पढ़ाई का सेटिंग है, ठीक है, उन्होंने एक साइंटिफिक कर दिया कि दिन में भाई ये पेन है ना 100 पेन दिन में बनना चाहिए और ये वर्कर स्टैंडर्ड वर्कर है जो स्किल्ड है, इसको काम देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक वर्कर को पता है कि उसको आकर दिन में 100 पेन बनाना है। 100 पेन तो बना, तेरा काम हो गया। वर्कर्स को हमेशा से एक स्टैंडर्ड टारगेट दिया जाएगा। ये टारगेट हमेशा रहेगा ही कि अब जैसे मेड आती है, झाड़ू फर्शी बर्तन, उनको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, एवरीडे वो काम होगा ही। सो साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब एक बार तुमको अनुभव आ गया, जैसे इधर से मुंबई 2.5 घंटा लगना चाहिए, बट एक स्टैंडर्ड बना दिया, चलो 3 घंटा ले लो ट्रैफिक का भी प्लस माइनस पकड़ के। तो तुमने क्या क्या किया कि एक साइंटिफिक टास्क सेट कर दिया कि तुम्हारी गाड़ी है जो हर रोज मुंबई ट्रैवलिंग के लिए जाती है, और तुम जो ड्राइवर है उसको बोल दिया भाई 3 घंटे का तेरे को साइंटिफिकली टास्क दे रहे, 3 घंटे में पहुंचने का। तुमको पता है 2.5-3 घंटा, लेकिन सेफ्टी के लिए 3 घंटा दे दिया। सो हर रोज जो गाड़ी जाती है तुमको अलग से टारगेट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमको पता है 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक टास्क सेटिंग। इससे वर्कर को भी मोटिवेशन रहेगा, उसको पहले से पता रहेगा गोल 3 घंटे का है, पहुंचना है। क्योंकि एरोप्लेन कैसे काम करते हैं, सपोजिटली यहाँ मुंबई से बैंगलोर में गया प्लेन, 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, ठीक है, 8 बजे गया 10 बजे। अब क्या होता है, प्लेन ये लोग भाड़े पे लेते हैं तो इनका रेंट इतना ज्यादा रहता है। 10 बजे पहुंचा वहां पे, अगला फ्लाइट रहेगा 10:30-11 बजे। इनके पास 15-20 मिनट रहता है अंदर के पैसेंजर्स ने जो गंदा किया होगा प्लेन को वो साफ सफाई करने का। उतने में इंजन भी बंद रखते हैं, 15-20 मिनट में साफ सफाई हुआ, 10:30 बजे वापिस से लोग को अंदर लेना शुरू। फिर बैंगलोर से हैदराबाद जाएगा, 10:30 से 12 बजे पहुंचा हैदराबाद, अगला फ्लाइट होगा 12:30-1 बजे, फिर वापस हैदराबाद में आधा घंटा क्लीनिंग होगा। तो इनका इस प्रकार से साइंटिफिकली टास्क सेटिंग होता है। क्या सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, साइंटिफिकली सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्क या वर्कर, जो मैंने बताया था। वर्कर अभी क्या होता है, तुम लोग में हर एक के पास गॉड गिवन कुछ स्किल्स है। कुछ लोग हो सकता है सिंगिंग में अच्छे हो, कुछ लोग पेंटिंग ड्राइंग, कुछ लोग नैसर्गिक इंटेलिजेंट हो, कुछ लोग स्पोर्ट्स में। हर एक को कुछ ना कुछ गिफ्ट रहता है। मैं जब तुम्हारे उम्र का था मैं सोचा भगवान तुमने मेरे को क्या गिफ्ट दिया, मुझे तो पता ही नहीं। हाँ, क्रिकेट खेल लेता हूँ लेकिन उसका तो भविष्य का कोई गारंटी नहीं। ऐसा कई बार लगता है भगवान ने गिफ्ट तो दिया, अभी हमको खुद को पता नहीं क्या है गिफ्ट, ठीक है, या गिफ्ट लिया लेकिन अपन ने स्वीकार नहीं। कोई पेंटर है बड़ा आलस कर रहा है। तो साइंटिफिकली सिलेक्शन क्या है, तुम जो लोग हैं जिसको काम दे रहे हो, पहले तो वो लागू तो हो, स्किल तो हो उसका। मैंने तुमको प्लम्बर का पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था कि प्लम्बर एक तो स्किल्ड होना चाहिए। क्या होता है, मैं थोड़ा नॉन टेक्निकल, कंप्यूटर में ना मेरे को, मैं नॉन टेक्निकल हूँ, मतलब कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ना, या हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं हो रहा तो मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन वही नोट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी कंटेंट हो, मुझे 2 सेकंड में ट्रैक हो जाता है। सो बोलने का तात्पर्य है कि यदि टेक्निकल कंप्यूटर का कुछ हो तो मुझे नहीं समझेगा, मेरा वो दायरे में है ही। या तो मुझे मैथ स्टैट्स बोलो, मैं बोलूंगा भाई मेरे दायरे में नहीं, कंप्यूटर में बोलूंगा मेरे दायरे में नहीं। सो तुम उसको सेलेक्ट करो ना जिसका टेक्निकल माइंड है,
ताकि वो, और फिर उसको ट्रेनिंग दो, सिंपल लॉजिक है। तो साइंटिफिकली अब जैसे तुम लोग में से कोई लॉ कर रहा है, कोई सीए सोचेगा, लॉ वाला थ्योरी में स्ट्रांग होगा, सीए वाला अकाउंट्स में स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। तो जो जिसमें स्ट्रांग है उसको वो फील्ड में काम करना चाहिए, और फिर वंस उसको सेलेक्ट कर लिया प्लम्बर को, फिर उसको ट्रेनिंग दो, मतलब उसका नैसर्गिक स्किल प्लम्बिंग का प्लस ट्रेनिंग के बाद वो एक्सपर्ट हो जाएगा। तो कंपनी को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिनिमम कॉस्ट में होगा, उसको भी तो पगार मिलेगा अच्छा, जो कि पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है। अब डिफरेंशियल पीस रेट प्लान बहुत बढ़िया दिया था टेलर ने उस समय, आज की तारीख में तो लागू नहीं होता इतना, आज दिन का आउटपुट के हिसाब से कम, जबकि फिक्स पगार के हिसाब से ज्यादा रहता है। वैसे तुम्हारे नॉलेज के लिए आज की तारीख में मुझे लगता है कम से कम पगार जो गवर्नमेंट ने नया कायदा लाया है, 170 का शायद 204 रुपया कर दिया दिन का, कुछ आई थिंक 204 मिनिमम देना पड़ता है, उससे कम नहीं दे सकते। 170 बीच में किया था, अभी शायद 204 कर दिया दिन का। सो डिफरेंशियल पीस रेट प्लान क्या है, मैंने तुमको बताया था। तुम वर्कर को टारगेट देते हो कि भाई आज का तेरा टारगेट है 100 पेन, यदि वो 83% से 100 पेन तक बनाता है तो उसको पूरा 100 रुपए दो। भले वो 85 पेन मतलब टारगेट अचीव नहीं करता, बट 83% और 100% के बीच काम करता है तो उसको पूरा 100 रुपए दो। और वो 100% टारगेट करता है तो उसको 120 रुपए दो। वो 110 करता है तो उसको 133 रुपए दो। मतलब पीस रेट उसको स्किल के हिसाब से पगार, लेकिन इसमें क्या होगा, भेदभाव हो जाएगा। जो नया वर्कर है वो आउटपुट कम लाएगा तो उसको पगार ज्यादा मिलेगा नहीं, जो एक्सपीरियंस आदमी है उसको पगार ज्यादा मिलेगा, और जल्दबाजी में क्वालिटी खराब होगा, ये भी एक प्रॉब्लम आता है। सो आज की तारीख में ये थोड़ा सा लागू होना डिफिकल्ट है। और सातवां जो अदर टेक्निक्स, उसमें डिसिप्लिन, चार्ट, ग्राफ्स, स्लाइड्स, बहुत सारे एक टेबल्स, बहुत सारे दूसरे भी है जो उसने दिए थे, जो प्रोडक्शन करके जो एक सब्जेक्ट है जो बीबीए में थर्ड और फोर्थ सेम में जो आता है उसमें दिया हुआ है। सो तुमको उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। क्या सबको ये लॉजिक समझ में आया, यस और नो? क्या सबको ये समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका भी स्टोरी कल रात को ही बना, कल सवेरे बोल सकते हैं 1-2 बजे, तो इसका मैं स्टोरी बताता हूँ। मैप ऑफ इंडिया के तौर पर इसका स्टोरी बनाया है। लेट अस सी कैसे इसको याद रखना है तुमको। नो, पॉइंट नंबर 1, तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहले इंडिया के मैप के वर्क का स्टडी कर रहे हो। सो तुम क्या कर रहे हो, एक मिनट, इंडिया के मैप का स्टडी कर रहे हो। सो तुम क्या कर रहे हो, ये दिख रहा है तुमको इंडिया का मैप, यस और नो? Yes, sir. इंडिया के मैप का वर्क तुमको दिया जा रहा है, तुम स्टडी करो इंडिया के मैप का वर्क, मैं तुमको वर्क दे रहा हूँ, इंडिया के मैप का स्टडी करो। स्टडी जब तुम करते हो तो तुम पाते हो नॉर्थ के लोग टाइम के मामले में बहुत पंक्चुअल है, साउथ के लोग का मेथड ऑफ स्टडी बहुत अच्छा है, वेस्ट महाराष्ट्र में मुंबई हमेशा मूवमेंट में, तुमने देखा होगा द सिटी विच नेवर स्लीप, सुना है ना मुंबई का डायलॉग, सुना है कभी? सुना है? Yes, sir. सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वेस्ट में होता है, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात। सो वेस्ट के लोग हमेशा मोशन, हमेशा काम में बिजी रहते हैं, ठीक है। ईस्ट के यहाँ बारिश बहुत रहता है तो इनका काम का थकावट आता है, फटीग, ठीक है। सो याद रखना आसान है। पहला पॉइंट क्या है कि तुमको मैप के स्टडी का मैं काम दिया, तुम बोलते हो पता चला इंडिया का स्टडी किया, नॉर्थ के लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल है, साउथ के लोग अपने काम का मेथड ऑफ स्टडी बहुत बढ़िया करते हैं, साउथ के लोग इंटेलिजेंट है तो उनका काम का मेथड बहुत अच्छा है, वेस्ट के लोग हमेशा मूवमेंट रहते हैं, मोशन, काम में बिजी रहते हैं, ईस्ट के लोग बारिश से परेशान, बहुत हैवी बारिश होती है आसाम साइड, है ना, चेरापूंजी, जहाँ पे आई थिंक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सो ईस्ट के लोग थक जाते काम करते करते, क्योंकि बारिश का डिस्टर्बेंस बहुत रहता है, ठीक है। और दूसरा नंबर सेंट्रल, मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में तुमने सुना है इंदौर का नमकीन, किसने सुना है? इंडिया का सबसे फेमस नमकीन कहाँ मिलता है? कोई गया है तुम लोग में से इंदौर कभी? कोई गया है तुम लोग में से इंदौर कभी?
Yes, sir. तुम जब इंदौर गए वहां का पानी पूरी खाया है? नासिक में खुला है, कॉलेज रोड में, थत्ते नगर में। मैं काफी साल हो गए, 7 साल हो गए शायद मैं गया था। तो वहां पे कैसे है ना, पानी पूरी आई थिंक 20 रुपए में या 10 रुपए में 6 था। तो कलकत्ता में सस्ता है। तो कैसे था इंदौर में, वो लोग ना अपने यहाँ कैसे पानी कैसा रहता है, एक मीठा पानी रहता है और एक पुदीना का पानी रहता है, पता है ना? Yes, sir. तुम पानी पूरी लड़कियां तो शौकीन रहते हैं। तो वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे एक पुदीना का पानी, एक इमली का पानी, एक आई थिंक अदरक का पानी, एक लहसुन का पानी, एक जीरा का पानी, ऐसे ना 6 से 8 प्रकार के मटके टाइप रहते हैं। और हर एक बार जो पूरी में आलू या जो भी वो कंटेंट डालेगा, फिर वो पानी मतलब तुमको 6 अलग अलग पानी का टेस्ट देगा। तो और नमकीन में तुम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 500 फैक्ट्रीज है, 4000 रिटेल आउटलेट्स है। नमकीन में राजस्थान और मध्य प्रदेश इंडिया का बेस्ट माना जाता है। मसाले में तो अनडिस्प्यूटेड साउथ इंडिया है, लेकिन नमकीन में इंदौर के जो नमकीन माना जाता है उसका कोई तोड़ नहीं है। सो मध्य प्रदेश ने इसको नमकीन को सैनिटाइज ही कर दिया है। अभी तो बोलते ना इंदौर के नमकीन मतलब सबसे बेस्ट माने जाते हैं। सो ऐसा सोचो कि नॉर्थ इंडिया में ये टाइम का काफी पंक्चुअल है। साउथ इंडिया मेथड ऑफ स्टडी में काफी अच्छे हैं, इंटेलिजेंट लोग इसलिए। वेस्ट लोग हमेशा मूवमेंट में रहते हैं तो मोशन स्टडी। ईस्ट लोग बारिश की वजह से थकते हैं इसलिए फटीक स्टडी। सेंट्रल में मध्य प्रदेश ने नमकीन को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। क्या पॉइंट नंबर 2 तक समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. पॉइंट नंबर 3, फंक्शन। भारत में पूरा अच्छा, अभी मैंने क्या किया तुमको कैसे लर्निंग बताया। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, फिर वेस्ट में अपने महाराष्ट्र में आ गया। सीक्वेंस समझ में आया तुमको? पहला नॉर्थ जो कि टाइम स्टडी, साउथ मेथड स्टडी, वेस्ट मोशन स्टडी, ईस्ट फटीक स्टडी, मध्य प्रदेश में सेंट्रल में सेंट्रलाइजेशन, अब वेस्ट महाराष्ट्र में आएगा। भारत में पूरे इकोनॉमी का फंक्शन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, सीधी बात है। महाराष्ट्र, मुंबई तो इकोनॉमिक कैपिटल माना जाता है। दोनों इंडिया के दोनों शेयर बाजार जो वर्ल्ड के टॉप 5 में है वो मुंबई में है। तो पूरे इकोनॉमी का फंक्शन महाराष्ट्र में है, मुंबई में है मेन तो। सो थर्ड पॉइंट तक सबको समझा? यस और नो? Yes, sir. सो पहला नॉर्थ में वर्क स्टडी के बाद तुमको काम देता हूं मैप का। उसमें नॉर्थ के लोग पंक्चुअल, साउथ के लोग का मेथड अच्छा, वेस्ट के लोग का मोशन काम का स्पीड अच्छा, ईस्ट वाले लोग थक जाते फटीक, सेंट्रल मध्य प्रदेश में स्टैंडर्डाइजेशन है किसका, नमकीन का, और वेस्ट में पूरे इकोनॉमी का फंक्शन महाराष्ट्र में है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबका हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम स्टोरी में? नेक्स्ट में आते हैं। अब फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अभी नासिक में साइंटिफिक तरीके से अंगूर के टास्क का सेटिंग करके वाइन बनाया जाता है। ये व्हाइट वाइन है, आई थिंक ये रेड वाइन है, ब्लैक वाइन मुझे पता नहीं होता है कि नहीं। ठीक है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब अपन ने क्या किया, पहले नॉर्थ साउथ वे, ये देखो ये पूरा मैप ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब पूरे इंडिया से हमें छोटे छोटे पार्ट में करते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर नासिक, नासिक में क्या साइंटिफिक तरीके से टास्क सेटिंग करके अंगूर को वाइन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये नासिक का था। और फिर महाबलेश्वर में, महाराष्ट्र के अंदर ही मैं नासिक से महाबलेश्वर में पहुंच गया। महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरीज को साइंटिफिक तरीके से सिलेक्ट करके, ये महाराष्ट्र महाबलेश्वर में तुम गए होंगे कभी तो तुमको वहां पे स्ट्रॉबेरी, वहां का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत फेमस है। साइंटिफिक तरीके से सिलेक्ट करके उसके लोगों को स्ट्रॉबेरी केक बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है वर्क में, ऐसा सोचो।
सो पहले नासिक में आए, साइंटिफिक तरीके से टास्क सेटिंग करके अंगूर को वाइन में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसी प्रकार से महाबलेश्वर में साइंटिफिक तरीके से स्ट्रॉबेरीज को सेलेक्ट करके लोगों को स्ट्रॉबेरी केक बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है। सोचो ना ऐसा, ठीक है। उसके बाद तुम पहुंचो नागपुर में। नागपुर में डिफरेंट प्रकार के ऑरेंजेस मिलते हैं जिनको वजन के किलो के हिसाब से नहीं लेकिन पीस के हिसाब से बेचते हैं। ऐसा सोचो, डिफरेंशियल पीस, मतलब नासिक, महाबलेश्वर और नागपुर, नागपुर में डिफरेंट पीस के हिसाब से बेचते हैं। और लास्ट में बाकी देश में भी अदर टेक्निक्स यूज करते हैं, आउटपुट निकाला जाता है। अब बाकी देश हो गया या बाकी महाराष्ट्र में, बाकी जगह कोल्हापुर में तुमको गुड़ मिलेगा। इंडिया का बेस्ट गुड़ कोल्हापुर में, क्योंकि वहां पे शुगर केन फार्म्स है। गोवा में तुमको काजू मिलेगा, है ना। तो एक लास्ट रिवीजन करते तो तुम्हारा हो जाएगा ये पूरा। पहला क्या था, तुमको मैप का काम देता हूं मैं। नॉर्थ इंडिया टाइम के पंक्चुअल, साउथ के लोग मेथड ऑफ स्टडी अच्छा करते हैं, वेस्ट के लोग मोशन में रहते हैं हमेशा, ईस्ट के लोग फटीक थक जाते हैं, सेंट्रल मध्य प्रदेश में सैनिटाइजेशन है नमकीन का, पूरा इकोनॉमी का फंक्शन महाराष्ट्र में है, नासिक में साइंटिफिक तरीके से टास्क देके अंगूर को सेट किया जाता है इनटू वाइन, फिर महाबलेश्वर में साइंटिफिक तरीके से स्ट्रॉबेरी को सिलेक्ट करके लोगों को ट्रेन करके केक बनाना सिखाया जाता है, फिर नागपुर में ऑरेंजेस को किलो के हिसाब से नहीं पीस रेट के हिसाब से बेचा जाता है, और बाकी महाराष्ट्र में अदर टेक्निक्स यूज करके आउटपुट लाया जाता है। कैसे लगा ये? सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। मेरे को अभी ख्याल में आ रहा है, रात को 1 बजे से 5 बजे तक 4 घंटा ये और पिछला वीडियो के स्टोरीज बना रहा था मैं। तुमको फायदा हुआ तो मेरा टाइम, उतना मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा। तुमको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, तुम ये स्टोरी लिख के निकालो, और पिछले वीडियो का भी जो था ना, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो बनाया था, उसका स्टोरीज लिख के निकालो। कितने पॉइंट्स याद है बताओ। जो लोग ऑनलाइन देख रहे वीडियो, तुम भी बिना देखे इसके पॉइंट्स निकालो, फिर तुम्हारे बुक से चेक कर लो कितने पॉइंट्स राइट है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।